नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील राठौर कंपटीशन कोर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत शुष्क प्रदेश की बात की थी। आज हम पश्चिमी रेतीले मैदान के दूसरे भाग अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो साथियों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को शेयर नहीं किया है वो लगातार इन एप्लीकेशन को और इन वीडियोस को शेयर करते रहें। तो साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक रहेगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, और ये जो टॉपिक है ये पश्चिमी रेतीले मैदान का दूसरा भाग है। जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं उन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीले मैदान की बात शुरू की थी और इसको हमने दो भागों में बांटा था। इसका जो पहला भाग रहता है ये शुष्क प्रदेश, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी विस्तार से, और इसका दूसरा जो भाग है ये भाग रहता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यहां पर आपके सामने दो वर्षा रेखाएं हैं। एक वर्षा रेखा जो आपको यहां नजर आ रही है यह है 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा, और एक वर्षा रेखा यहां पर है अरावली पर, अरावली के पश्चिमी किनारे पर। यह है 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा। तो हमारा जो अर्ध शुष्क प्रदेश है यह अर्ध शुष्क प्रदेश दो वर्षा रेखाओं से सीमांकित है। यानी ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क प्रदेश के पश्चिमी जो किनारा है, यह पश्चिमी किनारा 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, और इस अर्ध शुष्क प्रदेश का जो पूर्वी जो सीमा है वो 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा बनाती है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश जो है ये 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा से किससे अलग हो रहा है? ये अलग हो रहा है शुष्क प्रदेश से। 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा यह शुष्क प्रदेश से अलग होता है, और 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा यह अर्ध शुष्क प्रदेश किससे अलग हो रहा है? यह अलग हो रहा है अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला से अलग होता है। तो यहां पर दो वर्षा रेखाएं आ गई। अब हमने इस अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया था। चार कौन कौन से भाग थे? इसका पहला भाग जो था गग्गर का मैदान, इसका दूसरा भाग जो रहता है शेखावटी प्रदेश, तीसरा भाग इसका ये रहता है नागौर उच्च भूमि, और चौथा भाग रहता है ये होता है लूणी बेसिन। तो ये चार भाग है। इन चार भागों की हम विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि अर्ध शुष्क प्रदेश जो है उसकी सीमाएं दो वर्षा रेखा बनाती है। उसकी पश्चिमी सीमा बनाती है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो उसे शुष्क प्रदेश से अलग करती है, और जो इसकी पूर्वी सीमा है यह बनाती है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो इसे अरावली पर्वतमाला से अलग करती है। चलिए, अब अर्ध शुष्क प्रदेश का जो पहला भाग आता है वह रहता है गग्गर का मैदान। इसका जो पहला भाग है यह हो जाएगा गग्गर का मैदान। तो साथियों, ये जो मैदान है गग्गर का मैदान, इस गग्गर के मैदान का विस्तार, यदि हम बात करते हैं विस्तार की, तो ये गग्गर का मैदान मुख्य रूप से दो जिलों में फैला हुआ है। दो जिले कौन कौन से हैं? यहां पर जिला आता है श्री गंगानगर और दूसरा जिला आता है हनुमानगढ़। तो गग्गर का मैदान जो है ये दो जिलों में फैला हुआ है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। अब यह मैदान जो है निश्चित रूप से गग्गर नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। हम आगे जो नदियां पढ़ेंगे उसमें
घग्गर नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी, जो हिमालय पर्वतमाला का जो तीसरी श्रेणी है जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, उसी शिवालिक श्रेणी पर कालका नामक स्थान से इस घग्गर नदी का उद्गम होता है। नदियों के अंतर्गत हम पूरा मैप से इसको समझेंगे। तो वहां से यह राजस्थान में आती है। राजस्थान के 2 जिलों में इसका प्रवाह होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब नदियां जो है जब पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो पहाड़ी क्षेत्र की चट्टानों को काटते हुए अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। तो घग्गर नदी जो है निश्चित रूप से यह इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी लेकर आ रही है। तो मैदान का जो विस्तार हो गया गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, और यहाँ पर घग्गर नदी अपने साथ जो है मिट्टी लेके आ रही है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो निश्चित रूप से इस मैदान में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? इस मैदान में फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। अब नदी के द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी लाई गई है। साथ ही साथ यह क्षेत्र रेतीली आंधियों वाला क्षेत्र है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो मरुस्थलीय मिट्टी भी यहाँ आकर फैल गई है। तो अब इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस मैदानी भाग में रेतीली जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। घग्गर का मैदान जहां पर रेतीली जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी नदी के साथ आई है। नदी आ रही है घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी से। तो नदी के साथ यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और आसपास के क्षेत्र से जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो आंधियों के माध्यम से इस क्षेत्र में फैल गई है। तो अब इस क्षेत्र में रेतीली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब यह मिट्टी जो है काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। सिंचाई के साधनों का विकास इस क्षेत्र में अधिक हुआ है। सिंचाई के साधनों के रूप में यहाँ पर नहरों का विकास हुआ है। अब नहरों का विकास यहाँ पर क्यों हुआ है? देखें, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है पंजाब हरियाणा का, यहाँ पर हिमालय से आने वाली नित्यवाही नदियां प्रवाहित होती है। तो नित्यवाही नदियों से जब नहरों का विकास किया गया तो उन नहरों में भी जो है जल साल भर चलता है। तो इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों के रूप में किसका विकास हुआ है? यहाँ पर नहरों का अधिक विकास हुआ है। हम आगे बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। गंग नहर परियोजना यहाँ पर है। गंग नहर के साथ साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पर है। अभी जो एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड एग्जाम, उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, राजस्थान की सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना कौन सी? तो हम उसके बारे में बात करेंगे, गंग नहर परियोजना के बारे में। तो यह क्षेत्र जो है एक तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, साथ ही साथ यहाँ पर सिंचाई के साधनों के रूप में नहरों का विकास बड़ी मात्रा में हुआ है। तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र जो है कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपजाऊ है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो राजस्थान के इस घग्गर के मैदानी क्षेत्र में सघन कृषि या गहन कृषि की जाती है। सघन कृषि या गहन कृषि का यह क्षेत्र है। और सघन कृषि यहाँ है, नहरों का विकास, सिंचाई के साधन यहाँ पर है, मिट्टी यहाँ पर है। तो रासायनिक उर्वरक का भी सर्वाधिक उपयोग राजस्थान में इसी क्षेत्र में होता है। रासायनिक उर्वरकों का सर्वाधिक जो उपयोग है वो भी राजस्थान में इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो खूब सारी विशेषताएं अब तक आ गई है। विस्तार कहाँ कहाँ? गंगानगर हनुमानगढ़ में। मिट्टी कौन सी? यहाँ पर रेतीली जलोढ़ मिट्टी। फिर सिंचाई के साधनों के रूप में यहाँ पर नहरों का विकास हुआ है। अब कृषि के लिए सारी दशाएं यहाँ पर विद्यमान है। तो निश्चित रूप से यह सघन या गहन कृषि का क्षेत्र होगा और अधिक पैदावार के लिए यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का उपयोग भी सर्वाधिक किया जाता है। अब जो घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र यहाँ पर बनता है, इस मैदानी क्षेत्र को, घग्गर का जो उपजाऊ मैदानी भाग है, इसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र, घग्गर नदी का उपजाऊ मैदानी भाग नाली या पाट के नाम से यहाँ जाना जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख फसलें उत्पन्न होती है,
तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर 25 से अधिक प्रकार की फसलें बोई जाती है इस क्षेत्र में। साल भर यहाँ के खेत जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। सघन कृषि यहाँ पर की जाती है। हमने बात की थी नहरों के विकास की, तो यदि सवाल आता है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो गंगानगर जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में होती है। और गंगानगर जिला है, इसको हम राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं, राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं। यदि केवल गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर जिले को क्या कहते हैं? गंगानगर को कहा जाएगा अन्न का कटोरा या राजस्थान का अन्न भंडार या राजस्थान का अन्न आगार, ये कहते हैं किसको? गंगानगर जिले को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती है गग्गर के मैदान में। तो साथियों, गग्गर के मैदान में गेहूं की फसल यहां होगी, चावल यहां होगा, सरसों यहां होगा, गन्ना यहां पर होगा, इसके साथ साथ कपास की फसल भी यहां पर होती है। यहां पर किन्नू की फसल होती है, खट्टा रसदार फल किन्नू। तो ये यहाँ की प्रमुख कुछ फसलें हैं। चुकंदर यहाँ पर होता है। तो ये तो महत्वपूर्ण फसलें हैं। इनके अलावा इस क्षेत्र में खूब सारी फसलों का उत्पादन और भी होता है। तो ये हमने बात की साथियों गग्गर के मैदान की, गग्गर के मैदान की प्रमुख विशेषताओं की। 2 जिलों में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ, और कृषि की दृष्टिकोण से राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है ये। आप चाहें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट में सेव कर लें। ये तो बात हो गई हमारे गग्गर के मैदान की। अब गग्गर के मैदान के बाद अर्ध शुष्क प्रदेश का जो दूसरा भाग है, जिसे हम शेखावटी प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो अब हम बात करेंगे शेखावटी प्रदेश की। दूसरा जो भाग का अर्ध शुष्क प्रदेश का, ये हो जाएगा शेखावटी प्रदेश। तो साथियों, जो शेखावटी प्रदेश है, इस शेखावटी प्रदेश का फैलाव 3 जिलों में है। 3 जिले कौन कौन से? चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो राजस्थान के इन 3 जिलों में शेखावटी प्रदेश का विस्तार है। और ये जो क्षेत्र है, इस शेखावटी प्रदेश में बरखान टीलों की अधिकता पाई जाती है। हमने रेतीले टीले पढ़े थे, तो यहाँ पर बरखान प्रकार के जो टीले हैं, तो बरखान टीलों की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। बरखान जो अर्धचंद्राकार टीले थे, जो आकार में सबसे बड़े टीले थे। अब यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण इन टीलों पर हरियाली पाई जाती है। शुष्क प्रदेश की तुलना में यहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी अधिक है, उसके कारण यहाँ पर जो है पेड़ पौधे थोड़े अधिक पाए जाएंगे। अब शेखावटी प्रदेश में ऐसे जो टीले होते हैं, इन टीलों के बीच जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वर्षा जल के इकट्ठा होने से यहाँ पर अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। बरसाती जिले हैं तो मीठे पानी की झीलें होंगी। तो यहाँ बनने वाली, यानी शेखावटी क्षेत्र में बनने वाली जो अस्थायी मीठे पानी की झीलें हैं, अस्थायी मीठे पानी की झीलें, तो इन झीलों को कहते हैं सर या सरोवर। ध्यान रखना, एक एक शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की जो अस्थायी मीठे पानी की झीलें होती है, इन झीलों को सर या सरोवर के नाम से जाना जाता है। अब शेखावटी क्षेत्र है, इस शेखावटी प्रदेश में खेजड़ी वृक्ष जो है हमारा, खेजड़ी जिसे हम शमी वृक्ष के नाम से जानते हैं,
खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, हम आगे बात करेंगे। राजस्थान के जो राज्य प्रतीक हैं उन राज्य प्रतीकों के वैज्ञानिक नाम कई बार पूछते हैं और कई बार ये पूछते हैं इनको कब घोषित किया गया, तो उसकी हम चर्चा आगे विस्तार से करने वाले हैं। तो जो खेजड़ी का वृक्ष है, इस खेजड़ी के वृक्ष को यहाँ पर स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में जो खेजड़ी वृक्ष है, इस खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में जाटी के नाम से जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में शेखावटी प्रदेश में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो इस क्षेत्र के घास के मैदान हैं शेखावटी प्रदेश में, घास के मैदान, तो इन घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को यहाँ पर झाटी कहेंगे और घास के मैदानों को यहाँ पर बीड़ के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखें शेखावटी क्षेत्र जो है ये इस क्षेत्र में परंपरागत तरीके हैं वर्षा जल के संग्रहण के लिए, और वर्षा जल के संग्रहण के लिए यहाँ पर कच्चे और पक्के कुएं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए जाने वाले जो कच्चे कुएं हैं, कच्चे कुएं जो होते हैं इनको नाडा कहा जाता है। कच्चे कुओं को नाडा कहा जाता है और पक्के जो कुएं यहाँ पर बनते हैं, इन पक्के कुओं को यहाँ पर जोहड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर वर्षा जल के संग्रहण के तरीके हैं। पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर इन कुओं का निर्माण कराया जाता है। तो जो कच्चे कुएं यहाँ पर होते हैं, इन कच्चे कुओं को नाडा कहा जाता है, और जो पक्के कुएं यहाँ पर होते हैं, इन पक्के कुओं को यहाँ जोहड़ कहा जाता है। अब रामन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह, जिनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। राजेंद्र सिंह एशिया का नोबेल कहलाता है। रामन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस देश की सरकार देती है, तो इनको वह पुरस्कार मिल चुका है। इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और राजेंद्र सिंह जो है, इनके प्रयासों से यहाँ पर जोहड़ का विकास अधिक हुआ है, इसलिए इनको जोहड़ वाले बाबा कहते हैं। जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। तो राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया, इनको हम जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, जो कच्चे कुएं होते हैं वर्षा जल के संग्रहण के लिए, इनको नाडा, और जो पक्के कुएं होते हैं इनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता साथी यहाँ पर आती है शेखावटी प्रदेश की। हम जब राजस्थान की नदियां पढ़ते हैं तो नदियों के 3 प्रतिरूप हमारे राजस्थान में हैं। एक अरब सागरीय अपवा तंत्र है, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, और तीसरा आंतरिक अपवा तंत्र होता है। तो शेखावटी प्रदेश जो है, यहाँ पर आंतरिक अपवा की सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, या यह क्षेत्र आंतरिक प्रवाह तंत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब काफी विद्यार्थी जो है परेशान हो रहे होंगे कि सर ये आंतरिक प्रवाह क्या होता है। तो देखें, ये जो हमारा भारत है, तो भारत के इस भाग में यहां पर बंगाल की खाड़ी, यहां पर अरब सागर पश्चिमी भाग में, और ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। तो साथियों, राजस्थान के पूर्वी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं, यह नदियां अपना जल अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो राजस्थान की जिन नदियों का पानी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है, ये नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहलाती है। अब राजस्थान की कुछ नदियां हैं जिनका पानी अरब सागर तक पहुंचता है। तो जिन नदियों का पानी अरब सागर तक पहुंच रहा है उनको हम अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियां कहते हैं। अब राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी है जो
स्थल भाग से शुरू होकर स्थल भाग पर ही खत्म हो जाती है। यानी इन नदियों का पानी किसी भी माध्यम से न तो अरब सागर तक पहुंचता है और न ही बंगाल की खाड़ी तक ये नदियां पहुंचती है। तो स्थल भाग से शुरू होकर स्थल भाग पर ही खत्म होने वाली जो नदियां होती है, ये नदियां कहलाती है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। तो शेखावटी क्षेत्र जो है यह आंतरिक अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में आंतरिक अपवाह की एक प्रमुख नदी है जिसे हम कांतली के नाम से जानते हैं। तो कांतली जो है यह शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कांतली नदी के किनारे जो है वो गणेश्वर की सभ्यता का विकास हुआ था। सभ्यता कौन सी? गणेश्वर की सभ्यता, जिसका क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया है। गणेश्वर सभ्यता जो है उसका कालक्रम पूछा गया था। तो ये कांस्य युगीन ताम्र युगीन सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। और कांतली नदी जो है इसके अपवाह क्षेत्र को, कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तोरावटी बेसिन या तोरावटी प्रदेश, कौन सी नदी? कांतली के आसपास के क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहा जाता है। तो साथियों, ये शेखावटी प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं 3 जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। चूरू, सीकर और झुंझुनू में यहाँ बरखान टीलों की प्रधानता। ऐसे टीलों के बीच जब वो यहाँ वर्षा का जल इकट्ठा होता है तो उससे अस्थायी मीठे पानी की झीलें बनती है, जिनको हम सर या सरोवर के नाम से जानते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को यहाँ पर स्थानीय भाषा में झाटी के नाम से जाना जाता है। घास के मैदान यहाँ पर बीड़ कहलाते हैं। यह शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान में, जहाँ कांतली के रूप में यहाँ की प्रमुख नदी है, जिसके आसपास के क्षेत्र को हम तोरावटी बेसिन कहते हैं। और इसी नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता का विकास यहाँ हुआ था। ताम्रयुगीन महत्वपूर्ण सभ्यता है ये। यहाँ के जो वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं उसमें बनाए जाने वाले कच्चे कुओं को नाडा और पक्के कुओं को जोहड़ कहा जाता है। राजेंद्र सिंह, जिनको जोहड़ वाले बाबा कहते हैं, इन्हीं को हम वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं शेखावटी प्रदेश की। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, यहां हमने बात की अर्ध शुष्क प्रदेश के दूसरे भाग शेखावटी प्रदेश के बारे में। अब अर्ध शुष्क प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण भाग आने वाला है, जिसे हम नागौर उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। काफी विशेषताएं इस क्षेत्र की भी है। आप उनको नोट्स फॉरवर्ड में भी अपनी कॉपी में अवश्य बनाते रहें, बार बार इनका रिवीजन करते रहें, ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आप इनका जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए, तो अब जो हमारा तीसरा भाग आता है अर्ध शुष्क प्रदेश का, यह रहता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। तो साथियों, नागौर उच्च भूमि जो है, यदि हम बात करते हैं, हमने अब तक बात की है, तो अब तक हमने 2 जो भौतिक प्रदेश पढ़े थे, अर्ध शुष्क के पहला घग्गर का मैदान और दूसरा शेखावटी प्रदेश। अब जो तीसरा भाग आता है, यह आता है नागौर उच्च भूमि। तो सबसे पहले बात करें हम नागौर उच्च भूमि जो है, इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो साथियों, यह नागौर उच्च भूमि मुख्य रूप से 2 जिलों में, यदि हम बात करें कि इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, तो इसका जो विस्तार निकल के आता है यह नागौर में और पूर्वी जोधपुर में। नागौर और पूर्वी जोधपुर में। तो जोधपुर जो है कुछ इस तरह से, तो जोधपुर का जो पश्चिमी भाग था यह शुष्क प्रदेश में शामिल था, और जोधपुर का जो पूर्वी भाग है यह अर्ध शुष्क प्रदेश में शामिल है, और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत यह नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में शामिल है। और साथियों, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में लवण अधिक पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या है? लवण अधिक पाए जाते हैं, और इन लवणों के कारण यहाँ की जो झीलें हैं वो झीलें अधिकांश कैसी हैं? खारे पानी की। तो
यहाँ की मिट्टी में अधिक लवणों के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। तो खारे पानी की झीलों की यहाँ पर प्रधानता है। अब यदि आपसे कहे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है, जिला कौन सा है, तो नागौर जो जिला है, इस नागौर जिले में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। खूब सारी झीलें हैं, हम आगे राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर नावा झील है, डेगाना झील है, यहाँ पर डीडवाना झील है, खूब सारी झीलें यहाँ पर स्थित है। कुचामन झील भी यहाँ पर है। तो इस मिट्टी में लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। अब ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र एक विशेष कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करते हैं नागौर जिले की, नागौर जिले की बात यदि करते हैं हम, तो नागौर जिला जो है यह खुशबूदार हरी मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, कई बार यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है। हरी मेथी, जिसको हम पान मेथी भी कहते हैं, तो नागौर जिला जो है यह हरी मेथी या पान मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह सवाल कई बार एग्जाम में आता है। राजस्थान में हरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो हरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यह होता है नागौर जिले में। और नागौर का एक गांव है जो हरी मेथी के उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ताउसर गांव। ताउसर गांव कहाँ पर है? ताउसर गांव है नागौर में। और यह ताउसर गांव जो है हरी मेथी के उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। अब ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र जो है यह कई प्रकार के खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल यहां से निकल के आता है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, राजस्थान का हिट क्वेश्चन है। साथियों, यहाँ पर नागौर है और यहाँ पर अजमेर है। तो नागौर और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है, नागौर और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और यह फ्लोराइड वाला जो जल है, यह जल जब इंसान पीता है तो इंसान की जो हड्डियां हैं, हड्डियों की जोड़ों में यह जल जो है, जल में जो फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वह फ्लोराइड जो है हड्डियों की जोड़ों में लगातार जमा होने लगता है। और इस तरह के जल जमाव के कारण उसकी जो हड्डियां हैं, विशेषकर रीढ़ की हड्डी, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वह रीढ़ की हड्डी जो है उसमें झुकाव उत्पन्न हो जाता है, तो इंसान की जो है कमर झुक जाती है। अब ऐसा जो रोग होता है, इस रोग को कहते हैं फ्लोरोसिस। और यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है कुबड़ पट्टी। काफी महत्वपूर्ण सवाल यह है, जो टर्म्स यहाँ पे आई है निकल के, जो क्षेत्र आता है यह आता है कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी जिसका विस्तार कहां पर है? कुबड़ पट्टी का विस्तार है नागौर और अजमेर के बीच। नागौर और अजमेर के बीच। तो इस कुबड़ पट्टी की विशेषता क्या हो जाएगी? कुबड़ पट्टी की विशेषता होगी कि यहाँ का जो पानी है, इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, और इस फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा रोग होता है? यहां हो जाता है फ्लोरोसिस। तो यह क्षेत्र फ्लोरोसिस नामक रोग से ग्रसित है, फ्लोरोसिस की समस्या से ग्रसित है। यहां पर एक गांव है नागौर का जिसका नाम है असरावा। असरावा गांव, जिला कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा नागौर। तो नागौर का यह असरावा गांव इस समस्या से काफी अधिक प्रभावित है। और ये जो कुबड़ पट्टी है, अजमेर नागौर के बीच इसका विस्तार, जल में फ्लोराइड की मात्रा यहाँ अधिक होने के कारण इंसान की कमर लगातार झुकती जाती है बढ़ती उम्र के साथ, और यह रोग फ्लोरोसिस नामक रोग कहलाता है। और नागौर का असरावा गांव जो है यह फ्लोरोसिस की समस्या से काफी अधिक ग्रसित है। अब इसके साथ साथ यह जो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, यह नागौर उच्च भूमि क्षेत्र कई प्रकार के खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां पर देखते हैं हम कि इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं। नागौर
उच्च भूमि क्षेत्र। और यहाँ के जो प्रमुख खनिज हैं वो खनिज कौन कौन से हैं? तो यहां पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो साथियों, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर यहां पर सफेद संगमरमर, और यह सफेद संगमरमर जो है मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से यह प्रसिद्ध है मकराना, मकराना नागौर। तो इस क्षेत्र का जो प्रमुख खनिज निकल के आता है यह मकराना का सफेद संगमरमर, जिसे हाल ही में विश्व धरोहर पत्थर के रूप में शामिल किया गया है, विश्व हेरिटेज स्टोन में इसको शामिल किया गया है। तो इस क्षेत्र का जो प्रमुख खनिज है वह संगमरमर। अब इसके अलावा यहां पर पाया जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है वो 3 श्रेणियों का होता है, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। केमिकल ग्रेड का यहां पर चूना पत्थर पाया जाता है। और यह चूना पत्थर जो है यह कहां से कहां तक है? तो इसकी एक पूरी पट्टी है, कहां से कहां तक? ये मेड़ता से शुरू होता है, तो मेड़ता, बिलाड़ा और सुरत, बिलाड़ा जोधपुर में, मेड़ता नागौर। तो मेड़ता से बिलाड़ा होते हुए जो है सोजत तक ये एक पूरी पट्टी है चूना पत्थर की, जहां पर केमिकल ग्रेड का, रासायनिक ग्रेड का आपको चूना पत्थर यहां मिल जाएगा। अब इसके अलावा यहां पर मिलता है कोयला, और कोयला हमारे यहां पर राजस्थान में कौन सी किस्म का है? बताएं जल्द से जल्द आप। 4 तरह का जो कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो राजस्थान में जो है वह लिग्नाइट किस्म का कोयला अधिक पाया जाता है। तो यहां पर कोयले की जो किस्म कौन सी हो जाएगी? लिग्नाइट किस्म हो जाएगी। उसके अलावा इस क्षेत्र में जिप्सम की भी अधिक मात्रा है, जिप्सम यहां पाया जाता है। गोठ मांगलो जो है नागौर में, यह जिप्सम की एक प्रसिद्ध खान है। कई बार इससे संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है, गोठ मांगलो नागौर में। और एक जो खनिज और यहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है, यह पाया जाता है टंगस्टन। टंगस्टन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर में डेगाना, जो रेवत पहाड़ी है, डेगाना भाकरी, जो इस टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, ये खनिज इस क्षेत्र में या नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये खूब सारी विशेषताएं हमने पढ़ी नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की, सभी विशेषताएं। इसका विस्तार नागौर और पूर्वी जोधपुर में इसका विस्तार है। फिर यहाँ की मिट्टी में लवणों की अधिक मात्रा होने के कारण यहाँ खारे पानी की झीलों की अधिकता है, और नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहाँ पाई जाती है। नागौर जिला जो है वह खुशबूदार हरी मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, नागौर का ताउसर गांव इसके लिए विशेष प्रसिद्ध है। फिर नागौर और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ फ्लोरोसिस की समस्या अधिक है, और नागौर का असरावा गांव इसके लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ वहां पर फ्लोरोसिस की समस्या काफी अधिक है। फिर इस क्षेत्र में खूब सारे जो है वो खनिज पाए जाते हैं। सफेद संगमरमर यहाँ पर है, केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर यहाँ पर है, लिग्नाइट किस्म का कोयला यहाँ है, जिप्सम और टंगस्टन ये भी यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमने देखी हैं नागौर उच्च भूमि की। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो यह हो गई नागौर उच्च भूमि अर्ध शुष्क प्रदेश का तीसरा भाग। अब अर्ध शुष्क प्रदेश का जो चौथा और महत्वपूर्ण भाग हमारे सामने है वह रहेगा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन जिसे हम गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन यह अर्ध शुष्क प्रदेश का चौथा और अंतिम भौतिक प्रदेश है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश का चौथा भाग यह रहेगा गोडवाड़ या लूणी बेसिन, लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। तो अब तक हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं।
तीन भाग कौन कौन से? गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश और नागौर उच्च भूमि। अब है गोडवाड़ या लूणी बेसिन। तो साथियों जो लूणी बेसिन क्षेत्र है इसका यदि हम बात करते हैं विस्तार की, तो लूणी बेसिन इसका विस्तार मुख्य रूप से कहां आता है? इसका विस्तार आता है पाली, जालोर और बाड़मेर में। पाली, जालोर और बाड़मेर में इस लूणी बेसिन का विस्तार है। अब साथियों ये जो लूणी बेसिन है यहां पर लूणी और इसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ की विशेषता क्या हो जाएगी कि यह लूणी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों से जो लाने वाली मिट्टी है, नदियां जो मिट्टी लेके आती है, तो लूणी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह उपजाऊ मैदान है। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। तो कौन कौन सी कृषि फसलें यहाँ पर होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। उपजाऊ मैदान है तो मुख्य रूप से यह फसलों का क्षेत्र होगा। तो यहाँ की जो कृषि फसलें हैं, इन कृषि फसलों में देखें यहाँ पर होता है इसबगोल, इसबगोल के अलावा यहाँ पर होता है अरंडी, जीरा, सौंफ, मूंग, मोट, तिल, बाजरा। तो ये जो सारी फसलें हैं, ये सभी फसलें इस गोडवाड़ या लूणी बेसिन क्षेत्र में मुख्य रूप से होती है। इसबगोल पूरे विश्व का लगभग 90% जो है वो राजस्थान में यहाँ होता है। अरंडी, जीरा, ये सभी यहाँ की कुछ और प्रमुख फसलें हैं। अब साथियों ये जो लूणी बेसिन है, इस लूणी बेसिन की खूब सारी विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? लूणी बेसिन का एक महत्वपूर्ण जिला है जालोर, और जालोर जिले में जो है ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जालोर जिला जहां पर ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हम जब राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे तब हम अलग अलग रंगों के ग्रेनाइट की बात करेंगे। तो जालोर जिले में ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। आता है कई बार सवाल, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कैसे कहा जाता है? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहते हैं साथियों जालोर को। अब जालोर का ही एक और कस्बा है, नाम आता है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा, रानीवाड़ा कहां पर है? रानीवाड़ा रहता है साथियों, ये होता है जालोर में। अब इसकी क्या विशेषता है? तो साथियों जो रानीवाड़ा है, हमने अब तक जो राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पढ़ा है पश्चिमी रेतीला मैदान, हमने अब तक ये पश्चिमी रेतीला मैदान पढ़ा है। पश्चिमी रेतीला मैदान के दो भाग किए थे, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो अगर हम इस संपूर्ण पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करते हैं तो रानीवाड़ा जो है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। क्या विशेषता हो जाएगी कि यह पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान। ध्यान रखना, पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो संपूर्ण राजस्थान में सबसे आर्द्र स्थान जो है वो माउंट आबू रहता है। सबसे आर्द्र जिला जो है वो झालावाड़ रहता है। लेकिन हम केवल बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रानीवाड़ा, जालोर। अब जालोर का ही एक और स्थान है सांचौर। सांचौर कहां पर? ये भी जालोर में। अब जो सांचौर है, इस सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। ये भी आता है एक बार एग्जाम में, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। सांचौर कहां पर है? सांचौर है जालोर में। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम जालोर की ही। तो साथियों जालोर का एक तहसील है जालोर की, नाम है भीनमाल।
तहसील कौन सी हो जाएगी? भीनमाल, भीनमाल झालोर। अब इस भीनमाल तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी समूह है जिसको हम कहते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, क्या विशेषता है इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, इस जसवंतपुरा की पहाड़ी क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है सुंडा पर्वत। भीनमाल जालोर, यहां पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है सुंडा पर्वत। अब यह सुंडा पर्वत कई मायनों में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? पहला, एक तो सुंडा पर्वत जो है यहाँ पर प्रसिद्ध सुंदा माता का मंदिर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और क्या विशेषता? तो दूसरी विशेषता जो महत्वपूर्ण है कि सन 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे आपने देखा होगा, दो ऊंचे स्थानों के बीच रस्सी बांधकर उस रस्सी पर जो है ट्रॉलियां लगाई जाती है और ट्रॉली के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, तो वही कहलाता है रोपवे। रोपवे को हम हिंदी में कहेंगे रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग। तो राजस्थान का जो पहला रोपवे है यह सुंदा माता मंदिर में 2006 में स्थापित किया गया था। कई बार यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थापित किया गया था सन 2006 में। हम राजस्थान के पर्यटन के अंतर्गत इसके बाद भी खूब सारे रोपवे और लगे हैं राजस्थान में, हम उस सब की चर्चा करेंगे। राजस्थान के पर्यटन के अंतर्गत विस्तार से हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर सुंदा पर्वत की विशेषता, एक तो यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ स्थापित किया गया था। और जो सुंदा पर्वतीय क्षेत्र है, इस सुंदा पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य विकसित किया गया है। राजस्थान का पहला जो भालू अभ्यारण्य है वो कहां पर? सुंदा पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो खूब सारी विशेषताएं हो गई। विशेषताएं, सुंदा माता का मंदिर यहाँ बना है, राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ बना है और यहाँ राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी विकसित किया गया है। तो खूब सारी विशेषताएं जसवंतपुरा की पहाड़ियों की हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। तो बाड़मेर जो है, बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का एक कस्बा है सिवाना। बाड़मेर का कस्बा कौन सा? सिवाना। और इस सिवाना के आसपास का जो पहाड़ी समूह है, साथियों ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सिवाना के आसपास का जो पहाड़ी समूह है, इस पहाड़ी समूह को कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। ध्यान देना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। छप्पन की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां कहां पर? सिवाना, बाड़मेर। इसको हम नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो सिवाना के आसपास का जो पहाड़ी समूह है यह 56 की पहाड़ियां कहलाता है। अब राजस्थान में एक 56 का मैदान भी है। तो 56 का जो मैदान है वह मैदान रहता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। एक 56 पर्वत भी है। 56 पर्वत स्थित है उदयपुर में। तो इस तरह का जो टर्म्स आती है कंफ्यूजन करता है। तो 56 की जो पहाड़ियां हैं वह पहाड़ियां बाड़मेर के सिवाना में फैली हुई है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। और 56 पर्वत जो है वो उदयपुर में स्थित है। तो ये 56 की पहाड़ियां काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी 56 की पहाड़ियां हो गई। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपके। एक आता है 56 का मैदान। तो 56 का मैदान जो है यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, ये हो जाएगा 56 का मैदान। और एक 56 पर्वत है। तो 56 पर्वत रहता है उदयपुर में। तो ये खूब सारी विशेषताएं हो गई। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। साथ
साथियों इनका रिवीजन आप बहुत अच्छे से करते रहें, बार बार इनका रिवीजन करते रहें। जितना आप रिवीजन करते रहेंगे उतना ही ये चीजें आपके अधिक दिमाग में फिट होती रहेंगी। आप एग्जाम तक इन चीजों को भूलेंगे नहीं। हमारा प्रयास रहता है हम आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा मेटर प्रोवाइड कराएं। हमारा प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी सफलता अवश्य होगी। चलिए, तो यहां तक हमने कुछ विशेषताओं की बात की। अब कुछ और विशेषताओं की बात हम करते हैं। तो साथियों, बाड़मेर में बाड़मेर की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी कहां पर? यह रहती है बाड़मेर में। इस हल्देश्वर पहाड़ी पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर एक छोटा पहाड़ी कस्बा है। इस कस्बे का नाम है पीपलूद। पीपलूद कहां पर? पीपलूद है हल्देश्वर पहाड़ी पर, बाड़मेर में। अब क्या विशेषता है इसकी? तो ये जो पीपलूद है, इस पीपलूद को राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। इस छोटे पहाड़ी कस्बे को, पीपलूद को, राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। कहां पर स्थित है ये स्थित है बाड़मेर में। बाड़मेर की पहाड़ी कौन सी? हल्देश्वर पहाड़ी, जहां पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। और यहीं पर स्थित है राजस्थान का लघु माउंट, जिसे हम पीपलूद के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पीपलूद राजस्थान का लघु माउंट, या इसे कहते हैं मारवाड़ का माउंट। मारवाड़ का माउंट। तो मारवाड़ का माउंट या राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद हल्देश्वर पहाड़ी पर बाड़मेर जिले में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। फिर लूणी का जो प्रवाह क्षेत्र है, लूणी का अपवाह क्षेत्र, इस अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोडवाड़ बेसिन। गोडवाड़ बेसिन। तो गोडवाड़ बेसिन हो जाएगा लूणी का अपवाह क्षेत्र। हमने पहले बात की तोरावटी बेसिन, तो कांतली का अपवाह क्षेत्र तोरावटी बेसिन। फिर बात की हमने नाली या पाट, तो वो गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र। और यहाँ आता है गोडवाड़ बेसिन, जो हो जाएगा लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र। तो ये कुछ विशेषताएं। अब एक और महत्वपूर्ण विशेषता की हम चर्चा करेंगे साथियों, ध्यान देना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आ गया गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और ये हम बात कर रहे थे लूणी बेसिन की, ये क्षेत्र लूणी बेसिन। अब देखें, गुजरात जो है, गुजरात का ये जो भाग है, ये भाग दलदली क्षेत्र है। और गुजरात के इस दलदली क्षेत्र को हम कहते हैं कच्छ का रण। गुजरात का दलदली भाग कच्छ का रण। अब यहां पर लूणी नदी का प्रवाह है। अब देखें, राजस्थान के दो जिलों में, दो जिले कौन कौन से? जालोर और बाड़मेर। तो जालोर और बाड़मेर में इस लूणी नदी के आसपास यहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाता है। समझना इस बात को, लूणी नदी के आसपास यहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाता है। और इस दलदली क्षेत्र को कहा जाता है नेहड़। लूणी नदी के आसपास का दलदली क्षेत्र नेहड़ के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नेहड़ है, यह नेहड़ गुजरात के इस कच्छ के रण का ही विस्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि कच्छ का रण जो है वो राजस्थान में भी फैला हुआ है, और राजस्थान में उस कच्छ के रण को हम नेहड़ के नाम से जानते हैं। तो जो नेहड़ है, इस नेहड़ का विस्तार कहां पर है? नेहड़ का विस्तार कहां पर है? बाड़मेर और जालोर में। बाड़मेर और जालोर में, लूणी नदी के आसपास। कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेहड़ क्या हो जाएगा? लूणी नदी के आसपास की दलदली भूमि।
जिसका विस्तार बाड़मेर और जालौर में है, समझना इसको। और यह जो नेहड़ है, यह नेहड़ इस कच्छ के रण का ही फैलाव है। सवाल आपसे अब ये पूछेगा कि राजस्थान में लूणी नदी के आसपास के दलदली क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो लूणी नदी के आसपास का दलदली क्षेत्र नेहड़ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल बनेगा, नेहड़ भूमि का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? तो नेहड़ भूमि का विस्तार जो है वो बाड़मेर और जालौर में है। फिर सवाल यह आएगा, कच्छ के रण के विस्तार को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो कच्छ के रण को राजस्थान में नेहड़ के नाम से जाना जाता है। एक सवाल तो और बनेगा, राजस्थान में कच्छ के रण का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? तो राजस्थान में कच्छ के रण का विस्तार बाड़मेर और जालौर जिलों में है। तो साथियों, एक ही बात के हमने 3-4 अलग अलग तरह के सवाल जो है वो बना दिए हैं। तो ये जालौर और बाड़मेर में लूणी नदी के आसपास का दलदली क्षेत्र है। कैसा भाग हो जाएगा ये हो जाएगा दलदली क्षेत्र, जिसे हम नेहड़ के नाम से जानते हैं। और यह नेहड़ इसी कच्छ के रण का क्या है? विस्तार है। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमारी जो है वो गोडवाड़ या लूणी बेसिन की विशेषता भी समाप्त होती है। आप एक बार चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, यहां तक की जो चर्चा हमने की है, इस चर्चा के अंतर्गत हमने राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश यानी पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। हमने पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा था, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के 2 भाग हमने पढ़े, बालू का युक्त क्षेत्र और बालू का मुक्त प्रदेश। उसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश के हमने 4 भाग किए थे, गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो ये 4 भाग हमने अब तक पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। यानी राजस्थान का जो पहला भौतिक प्रदेश है वह भौतिक प्रदेश हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य प्रतीकों की। राजस्थान के राज्य प्रतीक और इनके वैज्ञानिक नाम। कई बार ये सवाल एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष की। तो साथियों, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, यह राज्य वृक्ष कौन सा है? यह राज्य वृक्ष रहता है हमारा खेजड़ी। कोई दिक्कत नहीं। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है, यह वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। उसके बाद बात करते हैं हम राज्य पक्षी की। तो साथियों, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, यह राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण। तो हमने शुष्क प्रदेश पढ़ा था, तो वहां पर राष्ट्रीय मरु उद्यान आया था जो गोडावण की शरण स्थली के नाम से जाना जाती है। सेवन घास की बात की थी, तो जो गोडावण की प्रजनन स्थली के रूप में जानी जाती है। और इस गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है, यह नाम रहता है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ये राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद बात करते हैं हम राज्य पुष्प की। राज्य फूल। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वह रहता है रोहिड़ा। और रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है, यह रहता है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा, ये राजस्थान का राज्य पुष्प। उसके बाद राजस्थान का राज्य पशु। साथियों, राजस्थान का जो राज्य पशु है, यह राज्य पशु 2 श्रेणियों में है। 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली श्रेणी आती है वन्य जीव श्रेणी। वन्य जीव श्रेणी। और दूसरा आता है पशुधन श्रेणी, यानी पालतू पशुओं के अंतर्गत
तो ये दो श्रेणियां हमारे यहाँ पर है राज्य पशु की। तो जो वन्य जीव श्रेणी है, वन्य जीव श्रेणी का जो राज्य पशु है हमारा वह है चिंकारा, और पशुधन श्रेणी जो है उसका वन्य जीव हमारे रहता है ऊंट। तो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पशुधन श्रेणी में जो है वो ऊंट। अब यदि बात करें चिंकारा के वैज्ञानिक नाम का, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जो है यह रहता है गजेला गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। और जो ऊंट है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम रहता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम। ये राजस्थान के सभी राज्य प्रतीक हैं। एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें, नोट कर लिया होगा आपने। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास हुई है, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के दूसरे भौतिक प्रदेश यानी अर्ध शुष्क प्रदेश और उसके जो विभाजन है उनकी हमने विस्तार से चर्चा की है। साथ ही साथ हमने राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा की है। यहाँ हमारा राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश समाप्त होता है। अगली क्लास में हम राजस्थान की जो दूसरी भौतिक प्रदेश है, जिसे हम अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को, इस एप्लीकेशन को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करते रहें। आप इनको लगातार पढ़ते रहें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित करें। तो अगली क्लास के साथ मैं सुनील राठौड़ बहुत जल्द आपसे फिर मिलने वाला हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।